हे गाइस, वेलकम टू हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्यवर्त बैंक में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं डीवी में, उनको कैसे फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। दोस्तों, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डीवी वाले दिन ले जाना है। बायोडाटा फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्मेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद आपका रेफरी रिपोर्ट है। दोस्तों, ये देखिए, इसका स्पेसिमेन ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेट है, शेड्यूल 1, 2, 3 है, पायस है। दोस्तों, पायस अगर आप लोग कंफ्यूज है तो मैं आपको बता दूं, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है ये बैंक की। और इसके बाद डिपेंडेंट डिटेल्स है, इसके बाद बायोडाटा फॉर्म है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके सारे फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, इनको कैसे फिलअप करना है एकदम सही से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम HRMS वाले उल्टा नीचे से शुरू करते हैं। HRMS वाले बायोडाटा फॉर्म को भर के देखते हैं। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, ये आपका HRMS फॉर्म है। ये दोस्तों मेनली आपके ज्वाइनिंग के टाइम आएगा, जब आपको RO अलॉट हो जाएगा। लेकिन डीवी वाले दिन आपको इसको भर के तो ले ही जाना है। तो इसमें बेसिक डिटेल जो आपको भरनी है, आपको रीजन अभी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि अभी आपको पोस्टिंग नहीं मिली, आपको कोई रीज़न नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपना स्टाफ का अपना नाम भरना है, जो भी आपका नाम हो। एम्प्लॉय ID भी आपको अभी ब्लैंक छोड़ देनी है, क्योंकि अभी ये भी नहीं मिला है। यहाँ पे अपने फादर का नाम आपको लिखना है, मदर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी आप इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी आपको ज्वाइनिंग की डेट नहीं मिली है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप डीवी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। हम इसके आगे बढ़ते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग के। फिर देखिए, लैंग्वेज कोड पूछा गया है, ठीक है। आप टिक कर दीजिए, आपको जो भी लैंग्वेज आती है हिंदी इंग्लिश में से, ठीक है। टिक करने के बाद मैरिटल स्टेटस, ठीक है। डेट ऑफ मैरिज, अगर आप मैरिड हैं तो आपको लिखना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अनमैरिड लिख दीजिएगा, इस जगह आप लिख देंगे अनमैरिड। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है। दोस्तों, पैन नंबर डालना है और उसके साथ इसी फॉर्म के साथ एक उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। फिर आधार नंबर यहाँ पे डालना है, उसके साथ उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है इसी फॉर्म के। जब ये फॉर्म फिलअप हो जाए उसके साथ उसको स्टेपल कर देना है। इसके बाद आपको डेजिग्नेशन डालना है। दोस्तों, अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए हुए हैं तो आपको ऑफिसर स्केल 1 डालना है, और अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए हुए हैं तो आपको यहाँ ऑफिस असिस्टेंट डालना है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लिखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट लिखेंगे, ठीक है। PhD किए हैं तो PhD करेंगे, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको ये लिखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों अपना होम टाउन लिखना है, आप जिस भी ज़िले में रहते हैं वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, बस आपको अपना होम टाउन लिखना है। फिर यहाँ पे डोमिसाइल यानी नेम्स ऑफ स्टेट, आप किस स्टेट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी में रहते हैं तो यूपी लिख देंगे, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना रिलीजन लिखना है, आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, यहाँ पे आपको वो लिख देना है। इसके बाद पूछता है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे येस लिखना है, और अगर आप नहीं हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली नो लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको सैलरी ऑफ अकाउंट नंबर लिखना है। अभी ये आपकी जो सैलरी अकाउंट नंबर है दोस्तों, ये भी आपके पास नहीं है, ठीक है। आपको इसमें कोई भी अकाउंट नंबर नहीं लिखना है। जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो बैंक सेम डे आपका एक अकाउंट खोलेगा, और वो अकाउंट नंबर यहाँ पे बाद में बैंक खुद से ही भर लेगा, ठीक है। HRMS फॉर्म दोस्तों बेसिकली होता ये है कि आपका एक डेटा रिकॉर्ड कर मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है। इसमें आपकी छुट्टियाँ सारी, मतलब आपको जब बैंक ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ID पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है, HRMS का। आप आराम से लॉगिन करके अपनी छुट्टियाँ देख सकते हैं, अपनी सैलरी देख सकते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल ID डालनी है। ब्लड ग्रुप दोस्तों, आई होप आपने अपना मेडिकल करा ही लिया होगा, अगर नहीं कराया तो मेडिकल के बाद लिख दीजिए। अगर आपको पता है अपना ब्लड ग्रुप तो ब्लड ग्रुप लिख दीजिए। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो Y, अगर नहीं है तो N, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि आप ये वाला पहला पोर्शन इसका समझ गए होंगे। आप इसके सेकंड पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है, आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं दोस्तों, जनरल, ठीक है, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, जो भी आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको अपनी कास्ट लिख देनी है ना। कैटेगरी में भी दोस्तों कास्ट होती है, आप जिस भी कैटेगरी के जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं वो आपको इस जगह पे भर देना है। यहाँ पे OBC SC नहीं भरना है दोस्तों, ठीक है। आप जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं वो लिखना है, मतलब कास्ट के अंदर एक सब कास्ट होती है वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे फिर आपको एड्रेस लिखना है विद पिन कोड, ठीक है। तो आई होप ये सब आप भर लेंगे। और मैं आपको एक सजेशन और दे देता हूँ, जब आप डीवी के लिए ले जाएंगे तो सभी की एक ब्लैंक कॉपी भी ले जाइएगा। अगर कुछ गलत हो भी जाता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, गलती होती हैं, हो सकता है वो चीज़ ऐसे ना भरी जानी हो या उनको ऐसा ना चाहिए हो, तो आप एक ब्लैंक कॉपी ले जाइएगा, वहाँ पे जो बताएं आप दोबारा भर लीजिएगा, तो ये भी अच्छा है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी है। आप वही वाली फ़ोटो चिपकाइए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है, अगर हो तो बहुत अच्छा है, ना भी हो तो ऐसी कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ अपनी डिपेंडेंट डिटेल्स भरनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनकी डिटेल भरनी है।
बैंक ऐसा बोलता है कि जो आपके डिपेंडेंट्स हैं वो 10,000 से ज़्यादा ना कमाते हों, ठीक है, सालाना। तो आपको यहाँ पे नाम भरना है उनका, रिलेशन, जैसे आपके फादर हैं, आपको फादर का नाम, रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, बर्थ प्लेस, कहाँ उनका जन्म हुआ है, उनका आधार नंबर और उनका एड्रेस, ठीक है, ये डालना है। सॉरी, पैन कार्ड नंबर है, ठीक है, ये डालना है। और इसी के साथ उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी लगा देनी है। जितने भी आपके घर में डिपेंडेंट हैं, जो आप पे डिपेंड हैं, जो कोई गवर्नमेंट जॉब ना करते हों, ठीक है, जो ईयरली 10,000 से ज़्यादा ना कमाते हों, वो आपके डिपेंडेंट हो सकते हैं। वो उनको आप यहाँ पे उनकी सारी डिटेल भर देंगे। इसके बाद दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर करना है इस जगह पे। ये देखिए, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, जो भी आप सिग्नेचर बनाते हैं। इसके बाद आपको नेम, डेजिग्नेशन में ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर, यहाँ पे ब्रांच ऑफिस अभी आपको नहीं लिखना है, एम्प्लॉय आईडी आपको नहीं लिखनी है, डेट आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, ये आप डीवी वाले दिन पूछ के लिख लीजिएगा। तो ये फॉर्म 1 हो गया जिसकी हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। दोस्तों ये देखिए, एचआरएमएस फॉर्म की बात हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ डिपेंडेंट डिटेल्स। अब इस पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए, डिपेंडेंट डिटेल्स वाला फॉर्म दोस्तों खुल चुका है। अब आपको इसमें अपने डिपेंडेंट्स की डिटेल भरनी है, वो लोगों की डिटेल भरनी है जो आप पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। आपके घर में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, खुद से 10,000 से ज़्यादा कमाता नहीं है, तो आपको उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो पहले सीरियल नंबर में आपको ऐसे लिखना है। हाँ, इसका लिखने का तरीका समझ लीजिए एकदम सही से। यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 3 4, जिस हिसाब से वो लिखना है। फिर आपको यहाँ पे नाम लिखना है 1 2 3 4, जो भी हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने डिपेंडेंट्स हो उस हिसाब से नाम लिखना है। फिर उनका रिलेशन लिखना है, जैसे फादर हो गए, मदर हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, जो भी अगर डिपेंडेंट हैं आप पर तो। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है सबकी, ठीक है, पूछ के। प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, स्टेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं, फिर से आपको इसमें 1, जैसे 4 लोग हमने माना, 1 2 3 4, चारों का नाम, चारों का सीरियल नंबर डालें, वही जो 4 ऊपर डालें सेम टू सेम। फिर बर्थ कंट्री लिखनी है, जिस कंट्री में पैदा हुए हैं। एड्रेस सबका अगर सेम है तो सेम लिख देना एक बड़े कॉलम में, नहीं तो एक एक करके आप लाइन बाई लाइन सबका एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद आपको सबका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको सबका मैरिटल स्टेटस डालना है। इसके बाद दोस्तों नीचे चलते हैं हम लोग। इसके बाद है दोस्तों जेंडर, फिर से 1 2 3 4 आपको यहाँ भरना है, 1 2 3 4 उसी तरह से। फिर जेंडर डालना है, मेल है 1 वाला, फीमेल है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ऊपर से चलता रहा है वैसे ही चलता आएगा। फिर कैटेगरी में डालना है, क्या है, ओबीसी हैं, जनरल है, एससी हैं, एसटी है, ठीक है। तो ये फॉर्म ऐसे फिलअप हो जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, अपना नाम लिखना है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आप नहीं लिख सकते, डेजिग्नेशन में ऑफिस असिस्टेंट लिख दीजिएगा। एम्प्लॉय आईडी जब आप ज्वाइन करेंगे तब मिलेगी, ब्रांच ऑफिस और रीजन अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। हमारा ये वाला फॉर्म भी दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है दोस्तों, देखिए ये वाला पायस डिटेल वाला, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये फॉर्म सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है दोस्तों। पायस है आपका पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, हिंदी में है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु सहमति पत्र, जो कि ये फॉर्म है, ठीक है, यानी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है ये, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अभी छोड़ देनी है, क्योंकि आपको नहीं पता आपका कार्यालय, शाखा, जनपद, ठीक है, ये तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर पता चलेगा, तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद आप नीचे आइए, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, आप इसमें हिंदी में लिखिएगा, अगर हिंदी में पूछा तो हिंदी में लिखिए। पिता का नाम, जन्म तिथि, पद, अधिकारी हैं या कार्यालय सहायक हैं, नियुक्ति तिथि यह भी आपको छोड़ देना, अभी आपको नहीं पता। भविष्य निधि खाता संख्या नहीं पता, शाखा कार्यालय नहीं पता, ये सब छोड़ देना। यहाँ आपको कट नहीं मारना है, बस ब्लैंक छोड़ देना है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। नामांकित व्यक्ति का विवरण, आपको जिसको नॉमिनी बनाना है, यानी अगर भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो जाए, आपको कुछ हो जाए, एक्सीडेंट में कोई दुर्घटना घट जाए, अपना जीवित रहें, तो आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहें आप उसको यहाँ नॉमिनी बना सकते हैं। उसका नाम, उसकी आयु, आपके साथ उसका संबंध क्या है, उसका पता, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप भर देंगे। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है, डेट डाल देनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है दोस्तों शेड्यूल 1 2 3, ये वाला फॉर्म, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्म हमारा डाउनलोड हो गया है, देखिए डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद ये फॉर्म खुल जाएगा इस तरह से। आपको इस सबको प्रिंट आउट करा के भरना है आराम से, इत्मीनान से। इसकी एक कॉपी आप भर लीजिए, एक फ़ोटो कॉपी करा लीजिए और एक ब्लैंक लेके जाइएगा।
कभी कोई दिक्कत हो, कुछ गलत भर जाए, उनको वो चीज़ समझ में ना आए, तो आप वहाँ पे दोबारा भर सकते हैं। ठीक है, आपको फिर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ये कॉपी कहाँ से कराऊँ, वो फोटो कॉपी कहाँ से कराऊँ। तो एक ब्लैंक कॉपी का सेट अपने साथ रखिएगा ज़रूर। तो चलिए शेड्यूल 1 को भरना सीखते हैं। शेड्यूल 1 वाले फॉर्म में आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, इस जगह पे यहाँ पे अपने फादर का, मदर का, या मतलब वाइफ का, जिसका भी नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और बस इतना लिखना है। ये सब भरने के बाद आपको नेक्स्ट चीज़ ये लिखनी है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडोअर हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, अनमैरिड पे टिक कर दीजिए। फिर पूछा है डेट आई एम मैरिड एंड हैव ओनली वन स्पाउस लिविंग। ठीक है, अगर आप अनमैरिड टिक कर चुके तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं टिक कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आपको कुछ टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वाले में टिक करना है, दैट आई एम मैरिड और मेरी सिर्फ एक पत्नी है या एक पति है, यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, इसके नीचे वाला ठीक है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, अगर आप हैं तो आपको बताना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है। अनमैरिड में अनमैरिड, मैरिड है तो इसमें मैरिड में टिक करना है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है फॉर्म में। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है तो आपको बताना है क्या उसका ग्राउंड है, और नहीं है तो कुछ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा, अगर कोई होगा तो उसे भर सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर बना देना है बढ़िया से, जैसे आप सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, आपको सिग्नेचर बना देना है, और ये आपका शेड्यूल 1 फॉर्म यहीं से भर गया। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों शेड्यूल 2 फॉर्म में। शेड्यूल 2 फॉर्म में दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ फिजिलिटी एंड सिक्रेसी। तो यहाँ पे फिर से आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, आप इस वाले ब्लैंक पे दोस्तों अपना नाम भरेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आर्यावर्त बैंक। ठीक है, आर्यावर्त बैंक, यानी ये फॉर्म इसलिए कि आप जो सिक्रेसी है बैंक की मेंटेन करेंगे, बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है बाहर नहीं देंगे, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम भरेंगे और यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय ऑफ द आर्यावर्त बैंक। ठीक है, इसी के साथ आपका ये फॉर्म भी भर गया। नीचे आपको इसी फॉर्म में, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म 2 में। हाँ ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर बनाना है। ठीक है, पूरा नाम लिखना है और डेजिग्नेशन लिखना है, जिस भी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है। और ये साइन बिफोर मी वाले में आपको यहाँ साइन नहीं करना है। यहाँ पे साइन आपको डीवी वाले दिन अपने सामने कराए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इस जगह आपको अभी साइन नहीं करना है, इस जगह पे करना है। ठीक है, आपका शेड्यूल 2 वाला फॉर्म भी भर गया है। अब बात करते हैं शेड्यूल 3 फॉर्म की। देखिए यहाँ प्लेस और डेट भरना है, वो भी आप भर दीजिएगा। ठीक है, अब हम शेड्यूल 3 फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। शेड्यूल 3 फॉर्म है डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल, यानी आप जहाँ पे रहते हैं उसका डिक्लेरेशन है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना प्लेस भर देना है जहाँ पे आप रहने वाले हैं, यहाँ पे डेट भर देनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है इस लाइन में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें लिखा है आई द अंडरसाइंड हैविंग बीन अपॉइंटेड इन द सर्विस ऑफ, यहाँ पे लिखना है बैंक का नाम, इस जगह पे आर्यावर्त बैंक। ठीक है, आप लिख लेंगे आर्यावर्त बैंक, यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है। ठीक है, मेरे पास पेन नहीं है तो मैं लिख नहीं सकता, मैं स्क्रीन पे सिर्फ टाइप का लिख रहा हूँ तो बन नहीं रहा लिखते हुए, तो आपको यहाँ पे बेसिकली लिखना है बैंक का नाम। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है आप किस जगह आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है। मान लीजिए आप उन्नाव में सफ़ीपुर में आपका जन्म हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे सफ़ीपुर और यहाँ लिखेंगे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और जिस भी जगह हुआ, अगर आपका कानपुर में मान लीजिए घाटमपुर में जन्म हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे घाटमपुर और यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट में कानपुर या कानपुर देहात, जिसमें भी लगता है घाटमपुर। ठीक है, इसके बाद अगर जो ऊपर वाली यही आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, तो आपको ये वाला फॉर्म नीचे वाला जो मैं बता रहा हूँ ये आपको नहीं भरना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो फिर आपको ये नहीं भरना है, क्योंकि द अबव इज़ माई प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ऊपर वाली आपकी प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए ये उनके लिए है, मान लीजिए आप कहीं बाहर रहते हो। ठीक है, आप मान लीजिए बिहार के रहने वाले रहते हैं कानपुर में, तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, दिखा देता हूँ, एक मिनट। मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं लेकिन काफ़ी दिन से यूपी में रह रहे हैं, तो आपको ये चीज़ भरनी है। ठीक है, कि मतलब वो मेरी प्लेस ऑफ बर्थ वो नहीं है, मैं मतलब मान लीजिए प्लेस ऑफ बर्थ आपकी ऊपर वाली है कि आप उन्नाव में रहते हैं, वो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, लेकिन आप वहाँ नहीं रह रहे हैं काफ़ी समय से। मान लीजिए ऊपर वाले में आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ डिक्लेयर कर रखी है उन्नाव, पर आप रहने वाले कानपुर के, तो आपको यहाँ फिर रीज़न देना पड़ेगा कि आपने उन्नाव क्यों डिक्लेयर कर रखी है। क्योंकि हो सकता है आप पैदा उन्नाव में हो, कानपुर में बहुत दिन से रह रहे हो, तो आपको यहाँ पे उसका रीज़न लिखना है। नहीं रहते हैं आप जहाँ के रहने वाले हैं, अगर वहीं पर जन्म हुआ है तो आप सिर्फ ऊपर वाले को सिंपली भर देंगे, नीचे वाला आपको नहीं भरना है, सिर्फ ऊपर वाला भरना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम नीचे देख लेते हैं, इसमें साइन भी करना है। इसके बाद ये फॉर्म भर जाएगा, बस इसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर करना है, नेम इन फुल, डेजिग्नेशन
नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट दोस्तों अभी मुझे क्लियर नहीं है क्या भरना है, मैं पूछ के पता करके आपको बता दूंगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये वाला फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म जो हमको भरना है दोस्तों वो है बॉन्ड फॉर्मेट। बॉन्ड फॉर्मेट दोस्तों मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम रेफरी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों ये आपके सामने रेफरी रिपोर्ट है। रेफरी रिपोर्ट में दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम, ठीक है, या मतलब जो भी पत्नी का नाम या पति का नाम वो लिखना है, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका नाम अभिषेक है तो आप यहाँ अभिषेक लिखेंगे पहले वाले कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना स्थायी पता लिखेंगे और ये लिखेंगे यानी ये कितने वर्ष से रेफरी आपको जानता है। मान लीजिए 6 वर्ष से जानता है, 7 वर्ष से जानता है, 10 वर्ष से जानता है। अगर 10 वर्ष से जानता है यहाँ उतना वर्ष लिख देंगे। दोस्तों रेफरी वाले में बस आपको ये करना है, ऐसे कोई भी लोग मतलब आपके पेरेंट्स को छोड़ के ऐसे कोई भी लोग जो आपको जानते हों, ठीक है, आपको मतलब जानते हो, भली भांति पहचानते हो, उन लोगों से आपको ये रेफरी रिपोर्ट भरवानी है। मतलब आप भर खुद लीजिए, उन लोगों से बस आप साइन करा लीजिएगा और उनसे उनका एक ओरिजिनल आईडी कार्ड ले लीजिएगा, ओरिजिनल आईडी कार्ड का फोटोकॉपी ले लीजिएगा और इसी फॉर्म के साथ अटेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे प्रमाणिककर्ता के हस्ताक्षर होंगे, यानी जिसने प्रमाणित किया है उसके हस्ताक्षर होंगे, आपने जिसको भी रेफरी बनाया है, ठीक है। फिर उसका नाम, उसका व्यवसाय, उसका संपूर्ण पता और मोबाइल संख्या, ठीक है। रेफरी में दोस्तों इसके साथ इसका एक आईडी ज़रूर ले लीजिएगा, वो मत भूलिएगा, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति से बनवा सकते हैं जो आपको भली भांति जानता हो और उसकी आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी ले लीजिए और इसके साथ अटैच कर दीजिए, ठीक है। यानी अगर आप समझ ना पाए हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ, भरना आपको खुद से है, बस आप उससे साइन करा लीजिए। मान लीजिए आपके मामा हैं तो यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, अपने पिताजी का नाम, अपना एड्रेस, कितने वर्षों से आपको जानते हैं, मान लीजिए 10 साल से जानते हैं। आपके घर वाला कोई होगा तो आप जब से आप पैदा हुए तभी से आपको जानता है, उसने ईयर्स लिख दीजिए। इसके बाद जिसने प्रमाणित किया उसके हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के, उसका नाम, व्यवसाय, संपूर्ण पता, ठीक है। ये सब भरने के बाद उसका मोबाइल नंबर और इसके साथ उस व्यक्ति की एक आईडी ले लीजिए और ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों रेफरी रिपोर्ट 2 बनवा के आपको ले जानी है, आपके कॉल लेटर में भी लिखा है, तो ये गलती मत करिएगा कि एक रेफरी रिपोर्ट सिर्फ ले गए, आपको 2 रेफरी रिपोर्ट बनवा के ले जानी है, यानी 2 व्यक्तियों की। दोस्तों रेफरी रिपोर्ट भर जाने के बाद जो अगला फॉर्मेट है वो है मेडिकल का फॉर्मेट। इसमें पूरा तो हमको नहीं भरना है, लेकिन जो बेसिक डिटेल्स है हमको भर लेनी है। तो चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका मेडिकल का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना सिंपली नेम लिख लेना है, टू बी एम्प्लॉयड एज आपको अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में लिखना है, जो भी आपका कट मार्क हो, कट मार्क नियर आए या जो भी आपका हो वो आपको भरना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपने किस, ये आपको छोड़ देना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आई थिंक जिस दिन आपका मेडिकल होगा वो यहाँ भरना है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, अभी एकदम मुझे भी क्लियर नहीं है तो ऐसा कुछ गलत मत भरिए। इसके बाद अगर आपकी फैमिली में कोई किसी को ट्यूबरक्लोसिस, हाई ब्लड प्रेशर या ये सब है तो भरना है, नहीं है तो आप यहाँ नील छोड़ दीजिए, इसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और कोई मेजर पर्सनल इलनेस अगर आपको हो तो भर दीजिए, वरना इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको नहीं भरनी है, ठीक है, ये वहीं पे भरी जाएंगी। मेडिकल ऑफिसर जो होगा वो उसको देखेगा, भरेगा, ठीक है, और यहाँ पे अपने साइन करेगा, ठीक है। वो आपको बेसिक ऊपर वाला भर लेना है, बाकी आपको सारा ब्लैंक छोड़ देना है, बाकी सारा मेडिकल ऑफिसर देख के चेक करके फिर भरेगा। तो ये रिपोर्ट काफ़ी आसान है, इसमें आपको कुछ काम भी नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के बाद दोस्तों जो अगली रिपोर्ट है वो पुलिस वेरिफिकेशन की है, ये वाली। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो गई। ये देखिए ये जो रिपोर्ट है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो इसमें आपको ये भरना है, आपका जो भी आपका थाना लगता है, पुलिस स्टेशन लगता है वो लिखिए। हमारा उन्नाव है तो हम यहाँ पे उन्नाव भर देंगे, ठीक है। जो आपका लगता है आपको वो भरना है, आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद लिखना है इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एज, ठीक है। एज क्या है, ऑफिस असिस्टेंट, आप जिस भी पद के लिए हुए हैं, या ऑफिसर, ठीक है, आप जिस भी पद के लिए हुए हैं, डेजिग्नेशन के लिए हुए हैं, आपको यहाँ पे वो डेजिग्नेशन भर देनी है इस जगह पे। डेजिग्नेशन भरने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए अपना पूरा नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। इसकी जगह अगर आपको उर्फ में कुछ और नाम से बुलाते हैं तो वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको फादर का नाम लिखना है, अपने अगर मैरिड है तो स्पाउस का नाम, ऑक्यूपेशन लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेशनलिटी लिखनी है, एज लिखनी है आपकी कितनी है, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, यहाँ पे आपको अपनी कास्ट लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे करके स्लाइड करके। ये आपको देखिए आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है, ठीक है।
आपका जो लोकेलिटी है वो लिखना है, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है यहाँ पे वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट, ये चीज़ें भरने के बाद आपको लोकल करंट एड्रेस डालना है, ठीक है। और आपको एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी इसके साथ लगानी है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आपके पास हो, ठीक है, एक इनमें से लगा दीजिएगा। और अगर इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस जगह बताना है जो आपने एड्रेस दिया है, आप वहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं। इससे पहले अगर आप कहीं नौकरी कर रहे थे तो वो आपको भी बताना है इस वाले फॉर्म में, पॉइंट नंबर 10 में। अगर वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो उसके बारे में उसकी डिटेल्स आपको देनी है, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके आगे आपको ऐसे किसी 3 लोगों को बताना है जो वहीं लोकल के हों और आपको जानते हों, ठीक है। 1 2 3 में इसको भरना है, 1 2 3 में उनके पिताजी का नाम, ऑक्यूपेशन और लोकल एड्रेस, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, पर्टिकुलर्स ऑफ द रिलेटिव्स रिसाइडिंग लोकली एट लोकल एड्रेस, ठीक है। तो ये आपको बताना है जो आपके आसपास 3 लोग रहते हों, उनका नाम लिख देना है, उनके फादर का नाम और उनका लोकल एड्रेस, ठीक है। इसके बाद फॉर यूज़ ऑफ एसपी ऑफिस, ये आपके लिए नहीं है, ये पुलिस अपने आप भर लेगी, ठीक है। बेसिकली ये एक लेटर है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको बस बेसिक डिटेल्स अपने भरनी है, अपना नाम, पता, एड्रेस, कितने साल से रह रहे हैं और ऐसे 3 लोग जो आपको भली भांति जानते हो और उनका लोकल एड्रेस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फॉर्म है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया दोस्तों। दोस्तों आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 बनवा के ले जाने हैं, ठीक है। एक तो आपको उस कॉलेज का बनवा के ले जाना है जहाँ से आपने लास्ट ग्रेजुएशन किया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरा कॉलेज दूर है, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप अपने कॉलेज से बात करिए कि वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकते हैं। और जैसा कि कोविड का टाइम चल रहा है तो अगर आसपास से आपको अरेंज हो जाए तो अच्छी बात है। मान लीजिए आपका कॉलेज स्कूल आपके शहर में ही हो, पास में हो, आप बात करिए, वो आपको दे देंगे। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास पुराना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नया तो शायद बना के नहीं देते हैं। एक बार आप जाइए, बात करिए, अगर नया बना दे तो बहुत अच्छा है, और अगर वो नया नहीं बना रहे तो फिर आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आपको वही पुराना वाला वहाँ पे ले जाना है। मुझे लगता है बैंक वाले इस चीज़ को समझेंगे और समझते ही हैं। अगर आप एक बार सेलेक्ट हो चुके हैं तो अगर कमी लगती भी है तो आपको टाइम दिया जाता है इसके लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके कॉलेज वाले नया नहीं बना रहे कैरेक्टर तो आप क्या करेंगे, तो आप मेरे हिसाब से आप अपने 12th वाले स्कूल में जाके अगर वहाँ से अरेंज हो जाए तो आप वहाँ से बनवा लीजिए। मतलब आपको एक इंस्टीट्यूशन का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक चाहिए। तो अगर आपके कॉलेज वाले अगर बना दे तो वेल एंड गुड, ना बनाए तो आप बात कर लीजिए अपने 12th वाले स्कूल से, वहाँ से बन जाए तो अच्छा है, या ऑनलाइन प्रोवाइड करा दें, ठीक है। इसके बाद एक आपको ब्रांच मैनेजर या गैजेटेड ऑफिसर से बनाने, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस इसमें आपका नाम लिखना है, ठीक है। अपने पिताजी का नाम या आपके वाइफ का नाम या आपके हस्बैंड का नाम, ठीक है। वाइफ का नाम तो नहीं आता है, बेसिकली हस्बैंड का ही नाम आता है। फिर अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे लिखना है कितने साल से वो आपको जानता है वहाँ पे। इसके मतलब जो भी बना रहा है, गैजेटेड ऑफिसर है या बैंक मैनेजर है, ये बनाने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कराना है, ठीक है। नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस और आप उनकी मुहर लगवा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है MP MLA हो गए या आपके लोकल के या ग्राम प्रधान हो गए, उनसे बनवाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपका नाम रहेगा, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस और वो आपको कितने साल से जानते हैं। इसके बाद ये आप भर लीजिए, ये वाला आप खुद से भर लीजिए जब भी बनवाने चाहिए, और ये वाला सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन और एड्रेस, ये आपका गैजेटेड ऑफिसर या आपका बैंक मैनेजर भर के अपनी मुहर लगा के अपना साइन करके आपको दे देगा, ठीक है। तो आई होप आप इस वाले फॉर्म को भी समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फॉर्म है कोविड डिक्लेरेशन वाला, ये देखिए ये वाला, ठीक है। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों ये हमारे पास कोविड वाला फॉर्म आ गया, तो इसमें कुछ नहीं, टिक और अनटिक करना है। अगर आपको कफ है तो कफ में टिक कर दीजिए, नहीं है तो रॉन्ग, कट 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 और कट और कट। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो आप सब में कैंसिल कर दीजिए। अगर सिम्टम्स हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरे हिसाब से आप क्रॉस ही कर दीजिए, कोई सिम्टम्स आपको नहीं है। तो बहुत आपको बच के चलना है, कोविड फैल रहा है दोस्तों। मैं कहूँगा आप मास्क का यूज़ करिए, अपने साथ सैनिटाइज़र रखिए और हैंड ग्लव्स का यूज़ करिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा आपको इनमें से कोई सिम्टम्स हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आपको सब में कट कट, ये ठीक है। आई डू नॉट हैव वाला, ये जो क्रॉस का सिंबल है, ये हर जगह आपको फिल कर देना इन बॉक्सेस में, ठीक है। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर्म वाला, यहाँ पे डेट ऑफ वेरिफिकेशन लिखनी है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है अपना, ठीक है, जो भी आपका सिग्नेचर है इस जगह पे।
मैं आशा करता हूँ कि ये वाला फॉर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और सबसे लास्ट फॉर्म है बायोडाटा फॉर्मेट, ये वाला। तो चलिए इसको डाउनलोड करके डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्म देखिए डाउनलोड हो चुका है, आपकी स्क्रीन पे फॉर्म है। ये आपका बायोडाटा फॉर्मेट है दोस्तों। आपको एकदम सिंपल सा फॉर्म है। आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे अपने हस्बैंड या फादर का नाम लिखना है, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म वाला, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस है, जो भी आपकी कैटेगरी आपको लिखनी है। आपको अपना एड्रेस लिखना है, आप जहाँ रहते हैं, प्रेजेंट और परमानेंट। अगर सेम है तो सेम लिखना है, दोनों में एड्रेस डालना है। सेम नहीं लिखेंगे आप अगर ऊपर जो एड्रेस लिखते हैं वही सेम नीचे लिखेंगे आप। सेम ये ना सोचिएगा कि सेम एज अबव लिख दें, आपको नीचे भी वैसा ही एड्रेस लिखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये 18 नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सा फॉर्मेट पुराना है, ये 20 है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कितनी एज है वो आपको भरनी है, कितने साल की, कितने महीने के और कितने दिन के हो गए। अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर लेते हैं तो आप गूगल की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, इसके बाद एजुकेशनल, इसके बाद मोबाइल नंबर का ये बचा है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर दीजिए। इसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात होती है। 10th आपने कहाँ से किया है उस प्लेस का नाम लिखना है, 12th कहाँ से किया है उस प्लेस का नाम लिखना है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है उस प्लेस का नाम लिखना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, आप आराम से मार्कशीट से देख के भर सकते हैं और अपने परसेंटेज आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ भरने के बाद आपको लिखना है इफ़ करेंटली एम्प्लॉयड प्लीज़ प्रोवाइड नेम ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर आप अभी भी नौकरी कर रहे हैं और तो आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम बताना होगा। मान लीजिए अभी आप किसी जगह नौकरी कर रहे हैं तो आपको वहाँ उस जगह का नाम, जिस भी इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं और उसकी डेजिग्नेशन पे वो लिखना होगा, ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर ये देखिए फॉर स्केल 2 एंड स्केल 3 का है। अगर आप प्रीवियस मतलब स्केल 2 स्केल 3 के लिए आप बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गए, तब आपको ये भरना है। नहीं आ रहे हैं, अगर आप न्यू ज्वाइनिंग ऑफिसर स्केल 1 है या आप क्लरिकल हैं तो आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ होम स्टेट लिखना है, यहाँ पे अपनी मदर टंग भरनी है, ठीक है। पोस्ट ऑलरेडी अप्लाइड फॉर, मान लीजिए कि आपने इसके साथ एसबीआई का फॉर्म भर रखा है, इसके साथ कोई दूसरा फॉर्म आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भर रखा है, आईबीपीएस पीओ का भर रखा है और आप वेट कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट आ जाए, तो आपको यहाँ पे उस एग्ज़ाम का नाम लिखना है, ठीक है। इंटरव्यूज़ ऑलरेडी अटेंडेड और टू बी अटेंडेड विद द डेट्स। अगर कोई इंटरव्यू आपका लगा है इस डीवी के बाद तो आपको ये भी लिखना है, ठीक है। या आपने कोई अटेंड कर रखा है, आपको लग रहा है रिजल्ट आ रहा है और आपका हो सकता है, तो आपको इसमें उसका भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब्स ऑलरेडी क्वालिफाइड, और भी ऐसा कोई भी मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जिसमें आपकी जॉब लग गई है, आपने क्वालिफाइड कर लिया है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अपॉइंटमेंट उसका पेंडिंग है। एक सेकंड मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर दोस्तों आपने कोई जॉब ऑलरेडी क्वालिफाइड कर रखी है और आपका अपॉइंटमेंट सिर्फ पेंडिंग है तो आपको इसमें उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। आपका किसी और बैंक में हो गया या किसी और इंस्टीट्यूशन में हो गया, बस उसका अपॉइंटमेंट बचा है और आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो आपको उसकी डिटेल भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 सीरियल लिखा है, आपको लैंग्वेज भरनी है। यहाँ पे दोस्तों आप लैंग्वेज लिख सकते हैं इंग्लिश हिंदी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी लिखने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश और हिंदी मान लीजिए आती है तो यहाँ पे भी इंग्लिश लिखिए, हिंदी लिखिए। इसके आगे रीड राइट स्पीक पे क्लिक करिए, फिर रीड राइट स्पीक पे क्लिक करिए। आपको जो भी भाषाएं आती हैं आप इसमें लिख सकते हैं और उसके आगे आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना सिग्नेचर कर देना है और आपका ये वाला फॉर्म भी भर गया। तो इसी के साथ दोस्तों आपके सारे फॉर्म भर गए। आई होप दोस्तों ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आप सारे फॉर्म्स को लेके जो आपके मन में छोटा मोटा डाउट है, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम क्रैक करके हैं, आप फॉर्म तो भर ही लेंगे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना था कि जो छोटा मोटा डाउट है, आपको लग रहा है ये क्या भरना है, इसमें भरना है नहीं भरना, तो मैं एक बात बता दूँ, पहले तो आप खुद से भर लेंगे और आपको नहीं भरना आ रहा है तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप उस चीज़ को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, वहाँ डीवी में पूछ लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।